अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पिज़्ज़ा इन यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 20 अप्रैल 2025 का दिन, इतवार का दिन जो है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैं इस वक्त अमेरिका के शहर सवाना में हूँ, जो साउथ की एक स्टेट जॉर्जिया में है, और मैं यहाँ रात को एक होटल में ठहरा जो सवाना रिवर के ऊपर है। मेरी इस वक्त बड़ी कोशिश थी, मैं पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह में, इस होटल के साथ ही दरिया बह रहा है, और मैं था कि सवाना रिवर के ऊपर बैठ के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन वहाँ मुझसे लाइट मैनेज नहीं हो रही थी, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा थी, और ख़ास करके मुझसे लाइट मैनेज नहीं हो रही थी, और मैं इस तमाम लेंस और कैमरे के मामले में बहुत ज़्यादा निकम्मा हूँ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसे सीख सकूँ, लेकिन उस खूबसूरत जगह के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड में एक ख़ास सियासी वजह से करना चाह रहा था, उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं करना चाह रहा था। बल्कि मुझे लगता है कि कई दफ़ा अगर आपके पीछे मनाज़िर बहुत अट्रैक्टिव हों, दिलकश हों, लोग बहुत चल रहे हों, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ होती है, वो शायद ठीक तरह से कंटेंट को सुन नहीं सकते। और कंटेंट को सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बिल्कुल गैर मुतहरक किस्म की, स्टेबल किस्म का आपका बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए। ये टेलीविज़न की इंस्ट्रक्शंस हैं, जब हम टेलीविज़न में होते थे वहाँ पर भी है कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत मुतहरक होता है तो आपकी वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती है। लेकिन मैं एक ख़ास वजह से वो खूबसूरत सीन आपको दिखाना चाहता था, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये साबित करके दिखाना चाहता था कि किस तरह से अमेरिका के अंदर एक आम अमेरिकन शहरी जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, उसे हर किस्म की तफरीह की सहूलियात, टूरिज़म की तफरीह की सहूलियात उसे मैसर हैं। ना सिर्फ ये कि अमेरिका की रियासत की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर है कि एक आम अमेरिकी शहरी को खाने के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ मिल सके, अपना तन, अपना बदन ढांपने के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा मिल सके, उसे सस्ती से सस्ती गाड़ी मिल सके, उसको ट्रैवल फैसिलिटीज़ हों। इसी तरह से तफरीह और टूरिज़म भी उसके बुनियादी हकूक़ के अंदर शामिल है। हम जिस मुल्क से आए हैं वहाँ सिर्फ ताकतवर जो लोग हैं उनके सामने ज़िंदा रहने और सांस लेने जो है वो भी अब इंसानी हकूक़ में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं इस स्टेज पर दिखा सका। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मैंने ट्रैवल किया है, इसके हवाले से मैं एक डिटेल किस्म का एक कमेंट मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि फुटेज मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको मुख्तलिफ़ जगहों की तारीख़ और उनकी अहमियत और अपने सफ़र का हाल जो है उसके हवाले से आपको डिस्क्राइब करूं। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट वो है जहाँ हम ये देखते हैं जिसे अभी तक ठीक तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टेलीविज़न मीडिया पे एक्नॉलेज भी नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल उसका जिक्र कर दिया गया है, और जो हमारे वीलॉग्स हैं उसमें भी उसका जिक्र आ चुका है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबारात में इसका जिक्र नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी तमहीद मैंने किस चीज़ की बांधी है। अहमद नूरानी जर्नलिस्ट जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनके भाइयों को रहीम यार खान के करीब से पुलिस ने एक पुलिस मुकाबले के बाद कच्चे के डाकुओं से उन्हें बरामद कर लिया। अब इस पे हम रोएं, मातम करें, कहके मारें, उल्टी छलांगे लगाएं, इस पे हम क्या करें, ये लोग आप अपना फ़ैसला इसके हवाले से ख़ुद कर लें। अच्छा, अभी तक सूरत हाल ये है कि अहमद नूरानी ने इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया। जो उनका लेटेस्ट ट्वीट मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो ग़ालिबन उनकी हमशीरा का ट्वीट है, जिसमें उनकी वालदा की निस्बत और उनके रेफरेंस से ये है कि हमारी माँ जो है वो आज 33 दिन हो गए हैं अपने बेटों को नहीं देखा, और उनमें से एक बेटे जो हैं उनकी आज सालगिरह भी थी। और गुज़िश्ता 30 बरस से घर की रवायत है कि ये सालगिरह हम बहुत मोहब्बत से और एक फैमिली फीलिंग के साथ मनाते थे, लेकिन माँ को उसके बच्चे जो हैं अभी तक नहीं मिले। तो अहमद नूरानी ने अभी तक इसको एक्नॉलेज नहीं किया। ये और बात है कि पाकिस्तान के बहुत से जो छोटे तीसरे दर्जे के या दूसरे दर्जे के टेलीविज़न चैनल हैं, उनके क्लिप मैंने देखे हैं कि कैसे रहीम यार खान में पुलिस ने एक ऑपरेशन किया, वहाँ पर फायर एक्सचेंज हुआ, 2 डाकू ज़ख्मी हो गए, उसके बाद डाकू दौड़ गए। जब ये कच्चे के डाकू दौड़ रहे थे तो वहाँ से उनको 2 मगवी मिले, वो इस्लामाबाद से अगवाशुदा थे। उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि ये अहमद नूरानी के भाई थे, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है जो चीज़ अब एक्नॉलेज हो चुकी है कि अहमद नूरानी के भाई जो हैं वहाँ से बरामद हो गए हैं। ये और बात है कि अभी तक उनको उनकी ख़ानदान तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं उन्हें पहुँचाया गया। अब पाकिस्तान की व्लॉगर मार्केट्स ने इसका बड़े मज़े ले लेके इसकी उन्होंने बजाई है पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि कैसे कोई कहता है कि कच्चे के डाकू जो हैं उनसे पक्के के डाकू जो हैं वो ज़्यादा ताकत पर निकले हैं। कोई कह रहे हैं कि ये साबित हो गया कि कच्चे के डाकू जो हैं उनका पक्के के डाकुओं के साथ ताल्लुक़ था, और अगर कच्चे के डाकुओं से पक्के के डाकू जो हैं ज़रूरत पड़ने में अपने इस किस्म के काम जो है उनसे सहूलत हासिल कर सकते हैं, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि कच्चे के डाकुओं में और पक्के के डाकुओं के दरम्यान में किस किस्म का एक रिलेशनशिप और ताल्लुक़ है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा के अर्सवाइल फाटा के इलाकों में सरगर्म है,
उसका भी पक्के के डाकुओं के साथ ताल्लुक़ है। बहुत से लोगों का शक है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ख़ासकर कि जिनको ज़्यादा स्पेस दी जाती है, वो भी जो है उनका भी पक्के के डाकुओं के साथ ताल्लुक़ है। तो पक्के के डाकू जो हैं वो पाकिस्तान में किस किस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो सर अंजाम देते हैं, उसका इससे बहुत बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। हम सब जानते हैं कि अहमद नूरानी के फैक्ट फोकस की स्टोरी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज़ की ख्वाहिश के मुताबिक उनके भाइयों को उठा लिया गया ताकि अहमद नूरानी को सबक सिखाया जाए। ये और बात है कि अहमद नूरानी की सहाफ़त का उनके भाइयों के साथ, उनकी वालदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मत भूलिए कि अहमद नूरानी को 2018 के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कत्ल करने की कामयाब तौर पर ऑलमोस्ट कोशिश की गई थी इस्लामाबाद में ही, जिसके बारे में किसी को नहीं पकड़ा गया और उस वक्त अहमद नूरानी ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। ये कंप्लीट असैसिनेशन अटैम्प्ट थी जिसका बहुत कम लोग जिक्र करते हैं। तो अहमद नूरानी उसके बाद से मसलसल 2018-19 से अमेरिका में रह रहे हैं। अब तो 6 बरस उनको हो चुके हैं और उनकी अपनी फैमिली के साथ उनकी सहाफ़त का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल आसिम मुनीर साहब को बहुत गुस्सा था तमगा इम्तियाज़ को, उन्होंने उनके भाइयों को उठवा लिया। अब इस तरह से क्यों उनको रिलीज़ किया जा रहा है? जिस तरह से अहमद फराज जो कश्मीरी शायर हैं, उनको भी आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने एक चेक पोस्ट पे उनको बरामद कर लिया था। मेरा उस ज़माने में जोक ही होता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास से निकलेंगे, चले यही तरीका है। उस वक्त फिर भी अदालतें को थोड़ा बहुत काम कर रही थी, अब तो बिल्कुल ही सिरे से हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के ड्रामे जो हैं क्यों किए जाते हैं? इससे ही पता चलता है कि ये जैसा कैसा भी निज़ाम है, आसिम मुनीर के आगे पीछे जो कोई भी अफसर हैं, उनके अंदर ये फीलिंग और ये अंडरस्टैंडिंग और ये कॉग्निजेंस पाई जाती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये गलत है। और इस किस्म के और ये जो कुछ हमने किया है अहमद नूरानी के भाइयों के साथ, ये एक खालिस्तन क्रिमिनल एक्ट था। और अगर अभी आप गूगल पे सर्च करें, जब ये मुझे पता चला कि उनके भाई बरामद हो गए हैं कच्चे के डाकुओं से, तो मैंने गूगल पे जाके चेक करने के लिए कि भाई इसको पाकिस्तान के या दुनिया के किसी मीडिया ने कैसे कवर किया है, तो मैंने गूगल पे जाके लिखा अहमद नूरानी ब्रदर्स, तो वहाँ पर बेतहाशा स्टोरीज़ अपीयर हुई हैं। कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से, कोई RSF के हवाले से, कोई किसी और का कमेंट है, कोई हिंदुस्तान का कमेंट है, कोई अखबारों के कमेंट है। और वहाँ से आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया को पता है कि अहमद नूरानी के भाइयों को पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से एक स्टोरी लिखने के बाद उनको उठा लिया गया। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में क्या हुआ। तो यहाँ पर लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं सिस्टम के अंदर जिनकी आखिरी दम तक की कोशिश है कि चूँकि हमने एक जुर्म किया है, वो ये समझते हैं कि हमने ये जुर्म किया है, वो चाहते हैं कि ये बरामदगी भी एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के थ्रू हो ताकि ये चीज़ डॉक्यूमेंट ना हो सके। चूँकि पूरी दुनिया एमनेस्टी इंटरनेशनल, RSF वगैरह इसके हवाले से दुहाई दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए कि अहमद नूरानी के भाई जो हैं उन्हें फ़ौज ने, रियासत के इदारों ने या पुलिस ने उन्हें उठाया हुआ था और इन दी एंड आपने ये अजीबोगरीब किस्म की कहानी जो है वो पैदा की। अब इसमें एक ये तो हो गया, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसका एक और बड़ा ट्रेजिक साइड ये है कि जिस तरह से अहमद नूरानी के भाइयों को, अहमद फराज को इन्होंने डिस्कवर किया डाकुओं से, पुलिस से, चेक पोस्ट से, पाकिस्तान की सारी ही तारीख जो है वो इसी किस्म के झूठ के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख को डॉक्यूमेंट किया ही नहीं गया, अनलाइक हिंदुस्तान जहाँ की तारीख की तमाम तलखियाँ जो हैं वो डॉक्यूमेंट हो रही हैं, अच्छी हैं, ये बुरी हैं। वहाँ रियासत जुल्म कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, BJP क्या कर रही है, RSS क्या कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका में हर जुल्म, अमेरिका की जो गंदी साइड है, जो उसकी तारीख साइड है, वो दुनिया को इसलिए ज़्यादा नज़र आती है। और हमारे यहाँ भी लोग बड़ी निकाल के दिखाते हैं कि फ़लाँ अमरीकी ऑथर ने ख़ुद कह दिया है जनाब कि अमेरिका में ये भी हुआ, अमेरिका ने ये जुल्म किया। इसलिए कि अमेरिका का हर गंद जो है उसे लिखा जाता है, उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो गंद है, जो जुल्म है, उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया जाता सिरे से। फॉर इंस्टेंस, और इसमें पाकिस्तान के सहाफ़ियों से ज़्यादा पाकिस्तान के जो एकेडमिक्स हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी फिर बेचारे कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो एकेडमिक्स हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, ये उनकी इतनी बड़ी नाकामी है। आप जो कुछ भी यकीन माने प्रोड्यूस करते हैं उसका टके का इम्पैक्ट नहीं है। आपकी एकेडमिक तहरीर दुनिया में ना कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई इसका इम्पैक्ट है, बिकॉज आपके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं है। जो एक्चुअली आपको काम करना था वो आपको पाकिस्तान के अंदर का जो जबर है, जो जुल्म है, जो तबकाती कशमकश है, जो फ़ौज का जुल्म है, जो जर्नैली टोले का जुल्म है, जो पाकिस्तान की पावरफुल एलीट का जुल्म है, उसे आपने डॉक्यूमेंट करना था। आपने तो 75% सारी की सारी तहरीर हिंदुस्तान पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशनशिप में पैदा कर दी है, बिकॉज हो सकता है उसको कोई फ़ंड करता हो। जो एक्चुअल आपको काम करना था पाकिस्तान के हवाले से आपने बिल्कुल नहीं किया। अब इसी अलमिए के अंदर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद के अंदर D चौक के ऊपर जिस किस्म का यहाँ फायरिंग हुई, कत्ले आम हुआ,
उसे पाकिस्तान रिलेटेड जो मगरब के अंदर एकेडमिक्स हैं उन्होंने उसे बिल्कुल डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। उसको डॉक्यूमेंट करना था, उनको ये बताना था कि वहाँ पे क्या हुआ। हालांकि अल जज़ीरा ने जिक्र कर दिया, BBC ने जिक्र कर दिया, डूशे वेले ने जिक्र कर दिया, सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत से हक़ाइक़ जो हैं उसके जिक्र किए। अभी काजी अनवर साहब ने अपनी जो 4 पेज की रिपोर्ट लिखी है आज़म सवाती साहब के हवाले से, उसके आखिरी पैराग्राफ के अंदर भी उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। और वहाँ पर ज़ाहिर है वो ना सिर्फ इसे कहते हैं वो इससे पहले सेनेटर रह चुके हैं काजी अनवर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट रह चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने, और तो ज़ाहिर है उनका लिखना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है इन रेफरेंस में कि जो स्पीकर हैं बाबर सवाती, उन्होंने इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर डिबेट भी करवाई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसे डॉक्यूमेंट करें, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड जो एकेडमिक्स बैठे हैं बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो इतने फेलियर हैं, ये नुकता बड़ा उनका फेलियर है और इतनी बड़ी उनकी बेहिसी और इनसेंसिटिविटी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो जुराइम हैं और जो जुल्म है उसे उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया। अब इसी हवाले से चूँकि मैंने काजी अनवर साहब का जिक्र कर दिया, एक गुज़िश्ता 24 घंटे की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इसका बहुत चर्चा हो चुका है, इसे बहुत डिस्कस किया जा चुका है कि काजी अनवर साहब जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके 3 में से एक मेंबर हैं, सबसे सीनियर हैं, सबसे रिस्पेक्टेड हैं। उसके एक मेंबर शाह फरमान साहब हैं, उसके एक मेंबर जो है वो बैरिस्टर कह दिया ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं। लेकिन सारा का सारा जो उसका महवर है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो काजी अनवर साहब हैं। और काजी अनवर साहब ने 14 तारीख की एक रिपोर्ट उनकी अब लीक हुई है, अब सामने आई है, अब तो 20 तारीख होगी, लेकिन ये 19 तारीख को ही सामने आई है, जिसमें काजी अनवर साहब ने इमरान खान के लिए एक रिपोर्ट लिखी है। आज़म सवाती साहब ने जो कंप्लेंट्स की थी स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती साहब के हवाले से, और इसमें काजी अनवर साहब ने बहुत तहकीक करके और एक एक केस, एक एक एलिगेशन को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये सारी की सारी एलिगेशंस जो सेनेटर आज़म सवाती साहब ने स्पीकर बाबर सवाती के ऊपर लगाई हैं, ये सारी की सारी फ्रिवलस हैं, इनकी कोई एविडेंस नहीं बनती, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं और ये कोई नन ऑफ दैम जो है वो वैलिडेट जो है वो नहीं होती। उन्होंने ये भी लिखा कि इन दोनों के दरम्यान में एक इलाकाई और रीजनल कॉन्फ्रंटेशन भी है कि दोनों एक ही इलाके से हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स भी है, जिसको अब ये सामने इसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो उसका सबसे मानाखेज पैराग्राफ है वो उसका आखिरी पैराग्राफ है, जिसे उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब अटक की जेल से सेनेटर आज़म सवाती साहब निकले हैं, तो उससे पहले का आज़म सवाती जिसे मैं जानता था वो एक मुख्तलिफ शख्स था, और अटक जेल से निकलने के बाद जो आज़म सवाती है वो एक मुख्तलिफ शख्स है, और वो अब उसका जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है एक तरह से उसके पर्सपेक्टिव और उसके बयानिए को ये सपोर्ट करता है। और ये चीज़ के स्पीकर बाबर सवाती को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा ये समझना बड़ा आसान है कि स्पीकर बाबर सवाती ने इस्लामाबाद का जो मैसेकर है 26 नवंबर का, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसके हवाले से एक भरपूर डिबेट करवाई कि यहाँ पर कत्लेआम हुआ है, गोली चली है, और उसमें बहुत से जो मेंबर थे KP की असम्बली के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो बाद में ड्रोन स्ट्राइक हुई है, वो ड्रोन स्ट्राइक जो है उसको भी बाबर सवाती ने, स्पीकर ने उसको हाईलाइट किया, उसको सलमान अकरम राजा ने हाईलाइट किया, उसको जुनैद अकबर ने हाईलाइट किया, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ है। अब ये उनकी एक जैसे कहते हैं क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव जजमेंट है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह से जो है मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मुझे ये फील होता है बिकॉज मैंने भी वही रोल देखा है स्पीकर बाबर सवाती का इस्लामाबाद के मैसेकर के बाद, कि स्पीकर बाबर सवाती ने इसे डॉक्यूमेंट करने में, इसे तारीख़ के सामने लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब से चंद लम्हे पहले मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी एकेडमिक्स का, पाकिस्तानी ओरिजिन जो एकेडमिक्स हैं बरतानिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है कि इन्होंने इस्लामाबाद के मैसेकर के ऊपर कोई भी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं लिखा। और पाकिस्तान के भाई लोगों ने प्रिवेल करके, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे उन्होंने ये इंश्योर करवाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो स्टोरी छपी उसमें बिल्कुल मैसेकर को इस तरह से जिक्र किया गया कि PTI कहती है कि वहाँ पे गोली चली है। जो स्टोरी छपी वो इसमें ये था, लेकिन पाकिस्तानी एकेडमिक्स की जिम्मेदारी थी कि वो इसको डॉक्यूमेंट करते। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो काजी अनवर साहब ने वहाँ पे लिखा है और जो बाबर सवाती साहब ने रोल प्ले किया है उसको डॉक्यूमेंट किया है उन्होंने, जब उन्होंने KP की असम्बली में उसको डिबेट करवाई है। और दिस प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर भाई लोग जो हैं इन सब लोगों से और बाबर सवाती से इतने ज़्यादा तंग है। तो ये इसमें खासी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन है समझने के लिए। अब जमात इस्लामी जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है पाकिस्तान में।
गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली गई पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी मूवमेंट या डे के हिसाब से, जिसे निकलने दिया गया। अगर आप उसकी तस्वीर, उसकी फुटेज देखें तो ग़ालिबन इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली तो इस्लामाबाद में 26 नवंबर ही की थी, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आई। तो इतनी बड़ी रैली जो है वो निकलने दी गई। और मज़े की बात है कि इसको पाकिस्तान के अखबारात में बहुत नुमायां तौर पे कवर भी किया गया। यानी डॉन के अंदर मैंने ये काउंट किया कि 42 पैराग्राफ में इस स्टोरी को कवर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम सियासत की जो खबरें होती हैं वो 4, 5, 6 पैराग्राफ के अंदर डॉन वाले और ट्रिब्यून वाले उसको फारिग कर देते हैं, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अंदर बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है, किसने क्या कहा, ट्वीट्स भी लगे हुए हैं, इधर से लोग आए, उधर से लोग आए, अमीर जमात इस्लामी क्या कहते हैं, फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, फलां सारी की सारी डिटेल्स जो हैं उसके अंदर दी गई हैं। और अब अमीर जमात इस्लामी जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की जाएगी, कराची से खैबर तक और सखर से सवात तक एंड सो ऑन। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइल के हवाले से बहुत से मुज़ाहरों की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आप वफ़द भी भेज रहे हैं, जर्नलिस्ट के डेलीगेशन भी भेजें। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अपने डायस्पोरा से बात करते हुए भी फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल के हवाले से उन्होंने बात की, और इसराइली आर्मी के उन्होंने जो एक्शंस हैं उसको उन्होंने कंडेम किया। यहाँ पर एक वंस अगेन डबल गेम हो रही है। एक तरह से इसराइली लॉबी को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। एट द सेम टाइम ड्रामा ढकोसला करा के पब्लिक डिस्प्ले के ज़रिए अमेरिका को और इसराइल को ही भी बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब इससे ये क्लियर नहीं है कि ज़ाहिर है कि ये डरते होंगे, इसराइल की रिकग्निशन इनके लिए आसान काम नहीं है। तो या तो ये दिखा रहे हैं कि इस स्टेज के ऊपर सऊदी अरब को दिखा रहे हैं, अमेरिका को, इसराइल को दिखा रहे हैं कि इसराइल की रिकग्निशन हमारे लिए मुश्किल है, आसान नहीं है, हम नहीं कर सकते। एक तो ये तरीका है देखने का इसको। दूसरा तरीका ये है कि अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्या कहते थे अली अमीन गंडापुर उस वक्त, कि मैंने नोट लिखा कि ये अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये कोई आसान काम हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बड़े मसले हैं, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हमारे लिए है। तो ये अपनी एक जो है ना वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ये आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों महीनों में आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ है। या तो ये अपना केस बना रहे हैं कि हम रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, या ये बता रहे हैं कि हमारे लिए रिकग्नाइज़ करना जो है बहुत मुश्किल है, हमें कुछ दें, मैंने नोट देखा, ताकि हम अपनी अहमियत जो है बढ़ा सकें। मरमत साहब ने हम सब के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने सब व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि मेरा अब चूँकि पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं अलीमा ख़ान के या बुशरा के किसी के हवाले से भी कोई बात करूँ तो मुझ पे कोई उस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज मैं पार्टी के अंदर हूँ नहीं। दूसरा उनको आर्गूमेंट यह है कि मैं एक दिल जला हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया में व्लॉगर्स ने मुझ पर हमले किए और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, और तो मैं एक दुखी शख्स हूँ, इसको समझना ज़रूरी है। और वो ये कहते हैं कि अगर मैं जो पार्टी का वफादार था, अगर मेरे साथ इतना बुरा इन्होंने ट्रीटमेंट किया और मैं इतना दुखी हूँ और मैं इतना रिएक्शनरी हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग जो पार्टी में कभी थे नहीं, जो मुखालिफ थे, मतलब इशारा उनका PMLN की तरफ है, PP की तरफ है, वो जो है इस रवैये की वजह से कितने नाराज़ जो हैं होंगे, ये मैं आपकी जजमेंट के लिए सब छोड़ देता हूँ। ये तो थी टॉपिकल डेवलपमेंट्स, रोज़मर्रा की डेवलपमेंट्स जो होती रहती हैं। बिगर पिक्चर पर नज़र दौड़ाना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बड़ी खुशी है कि चंद दिन पहले मैंने एक बिगर पिक्चर के हवाले से एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था, और वो ये था कि जब तक जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ते, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का माशरा मुश्किलात का दो चार रहेगा। अब मैंने देखा है कि बहुत से और लोग, मेरा ख्याल है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी, अहमद नूरानी ने भी, बहुत से और लोगों ने यही सवाल मुख्तलिफ़ तरीके से उठाया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिगर पिक्चर है क्या। मैं समझता हूँ कुछ भी डिस्कस कर लें, जो बिगर पिक्चर ये है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़, जिनकी पहले भी अपॉइंटमेंट इलीगल हुई, उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए था, शरीफ ख़ानदान ने अपनी सियासी ज़रूरियात की वजह से उनको आर्मी चीफ बनाया। अब उन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल उनके होने वाले हैं, नवंबर की 26-25 तारीख जो कोई भी है उसमें उनके 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है, अपनी मुद्दत मुलाजमत में ख़ुद अपनी बनाई हुई जाली पार्लियामेंट के ज़रिए उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत 5 साल की कर ली है, और इस हवाले से वो नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद वो एक सेकंड टर्म भी लेंगे 5 साल की, अगर उन्होंने मैनेज कर ली इस चीज़ को, और वो 2032 तक भी आर्मी चीफ रहना चाहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ और करना चाहें, और उसके बाद भी वो जब तक ज़िंदा हैं वो पाकिस्तान का हुक्मरान ही रहना चाहेंगे। आप 26वीं तरमीम की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें,
पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, जुल्म और ज़्यादती की बात करें, पुलिस जो ज़्यादतियाँ कर रही है उसकी बात करें, इमरान खान की रिहाई की बात करें, उनकी अहलिया की रिहाई की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप इकट्ठा कर लें। इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2025 से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2025 से आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी, किसी भी सिमत में बेहतरी जो है वो नहीं हो सकेगी। जो लोग वाकई कहते हैं कि जी हमारे शऊर में बड़ी तरक्की हो गई, हमारे शऊर के अंदर हमने यहूदी की मछली खा ली है, तो उनको मेरी बात बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। बाकी ये सोचना कि अगर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो जाएगी और जनरल आसिम मुनीर को उससे लेजिटिमेसी मिल जाएगी, तो आप सब किसी खाम ख्याली में रह रहे हैं। तमाम मसाइल की जो जड़ है वो जनरल आसिम मुनीर है। और जनरल आसिम मुनीर के बाद जो नेक्स्ट आर्मी चीफ़ होगा, अगर उसको एक बार फिर शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान उसको अपॉइंट करता है, फिर भी इसी किस्म का क्राइसिस रहेगा। इसलिए मेरा दूसरा फार्मूला है, यानी पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर मोस्ट 11, 12, 13, 11 या 13 जो ऑड नंबर टॉप सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिसमें 9 तो कोर कमांडर्स हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मैं DGI को भी इसी में डालता हूँ, DGMI को भी उसमें डालता हूँ। जो सीनियर मोस्ट डिसीजन मेकर हैं, उन डिसीजन मेकर्स को इकट्ठे बैठ के एक बंदे का उनको चॉइस करनी है कि इन आर व्यू पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे निकालने के लिए ये एक शख्स है जो हम समझते हैं कि निकाल सकता है इन आर जजमेंट। फिर आपका कंपटीशन होगा पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन के साथ। जब पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन अपना एक चीफ डिसाइड करेगा, फिर आप कह सकते हैं कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द पीपल और इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द पॉलिटिक्स है। वरना अभी तक ये अजीब ट्रायंगुलर किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें सियासतदान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाते हैं अपनी सियासी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और फिर वो आके अपनी सियासी आगे से नीड जो है पैदा कर लेता है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पाकिस्तान में बेहतरी का कोई चांस नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के माशरे के ख़तरात में इजाफ़ा होता रहेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।